हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां हैं, शोम्पेन है और निकोबार, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं। यहाँ हमारी सैन्य उपस्थिति, यहाँ हमारी रणनीतिक उपस्थिति और यहाँ हमारे ट्रांसशिपमेंट्स के लिए पोर्ट बंदरगाह का होना अपने आप में महत्व का है। बोले सर ऊर्जा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मुख्य भूमि से काफी दूर है, मेनलैंड इंडिया से काफी दूर है। तो बोले सर यहाँ पे ऊर्जा संयंत्र जो है, हम गैस ऊर्जा है, सौर ऊर्जा पर ये आधारित रहने वाले हैं। तो विशिष्ट रूप से जो कमजोर जनजातियां हैं, पीवीटीजीज है, ये बहुत ही सिंपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, झूम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। आपके पास में आज इस खेत में कल उस खेत में, है ना। हमें कहीं न कहीं जो है एकमात्र मार्ग ये नहीं लिखना चाहिए कि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सत्र के माध्यम से एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक और एनवायरमेंटल यानी रणनीतिक रूप से भी और कहेंगे पर्यावरणीय रूप से भी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर विश्लेषण करने के लिए मिल रहे हैं। इस विश्लेषण के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट जो है आपके पास में यहाँ विकास भी हो रहा है और साथ में पारिस्थितिकी तंत्र की भी कई चिंताएं हैं। नीति आयोग ने जो है क्या सोचा है इसके बारे में, क्या है आपके पास में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट का यह आपके पास में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और शोम्पेन जनजाति हो चाहे स्थानिक रूप से जो गैलेथिया बे हो, है ना, सुंडालैंड की जो है आपके पास में बायोडायवर्सिटी वाले की पॉइंटर से, ये तमाम विषय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 भूगोल, एट द सेम टाइम जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको चर्चा का आधार बता देता हूं कि कई लोग यहाँ पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव पे सवाल उठा रहे हैं कि जो अभी हम लोग ग्रेट निकोबार के ऊपर ये नया प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं, जहां पे हम कह रहे हैं सर विकास करेंगे, नए पोर्ट बनाए जाएंगे, यहाँ पे नई कॉलोनीज बनाई जाएगी, रक्षा के लिए भी अवसंरचनाएं बनाई जाएगी, ट्रांसशिपमेंट के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाने वाली है। ये तमाम जो सुविधाएं हम यहाँ पे जो पेश कर रहे हैं, इन समुदायों के लिए भी जो है चिंता हो सकती है। तो नीति आयोग ने सबसे पहले इसकी योजना बनाई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वो इसमें हितधारक है और कई सारी जनजातीय जो मामले हैं उनका मंत्रालय भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां हैं, शोम्पेन है और निकोबार, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं। एक तो इसमें से पीवीटीजीज है जिसे हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत भी रखते हैं, राइट। तो इसके लिए अलग से एक एजेंसी बनाएगी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। सर हम कैसे अंडमान निकोबार को बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था, स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक रूप से जो है डेवलप कर पाए। अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनिडको करके एक संस्थान का निर्माण किया गया। तो अब यहाँ पे एक तरीके से जो बंदरगाह का जो विकास किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण को यह संतुलित रखेगा या इकोलॉजिकल डिजास्टर पैदा करेगा। क्या यहाँ पे हम कोई स्वदेशी तरीके से संरक्षण नहीं कर सकते हैं? आइए इन्हें समझते हैं। हम जाते हैं आज से 5 वर्ष पहले, ठीक 2021 में। 2021 में नीति आयोग के द्वारा एक परिकल्पना रखी गई, एक कंसेप्चुअलाइजेशन दिया गया दोस्तों। ये परिकल्पना क्या है, ये कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, इसको भी थोड़ा सा जानिएगा कि हम लोग भारत के मूल भूमि से दूर जो हमारा अंडमान और ये जो निकोबार है, इन दो द्वीपों को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। यहाँ पे अवसंरचनाएं बनाने वाले हैं, है ना। तो ओवरऑल एक संस्थान बनाया गया एनिडको। इसके द्वारा बोला गया 166 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत जो है विनिर्माण कार्य करेंगे। अंडमान और निकोबार वाले एरिया के अंतर्गत ये बोला जाता है कि सर ये पूरे हिंद महासागर के अंतर्गत एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट के ठीक मुहाने के ऊपर, जिसको कहा जा सकता है मलक्का जलडमरू मध्य। ये मलक्का जलडमरू मध्य के ठीक नॉर्थ उत्तरी सिरे के ऊपर है, अत्यंत निकट स्थित है। यहाँ हमारी सैन्य उपस्थिति, यहाँ हमारी रणनीतिक उपस्थिति और यहाँ हमारे ट्रांसशिपमेंट्स के लिए पोर्ट बंदरगाह का होना अपने आप में महत्व का है। तो इसके अंतर्गत सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक अभिन्न अंग है। वैश्विक स्तर पर भी ये आपके पास में एक हॉटस्पॉट के रूप में दोस्तों देखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो ट्रांसशिपमेंट का प्रोजेक्ट है वो क्या है, सब समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो भी बड़ी बड़ी जहाजें हैं, कंटेनर आ रही है, वहां से सामान उतार के दूसरी जहाजों में डाला जा सकता है, ट्रांसशिपमेंट किया जा सकता है ना। तो ये गलेथिया खाड़ी में प्रस्तावित है दोस्तों आपके पास में। केरला में ऑलरेडी ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे केरला के विजिंजम के बाद में जो है ये दूसरा ट्रांसशिपमेंट जो है प्रोजेक्ट के लिए हब बनने वाला है। फिर बोला कि सर ये कोई
अवसंरचना को अपग्रेड नहीं करना, अवसंरचना को जीरो से, स्क्रैच से बनाना है। मतलब ये है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे। एक तरीके से जंगल है, जमीन साफ करके पूरा नया स्क्रैच से इसको बनाया जाएगा। तो ये दोहरा उपयोग होगा, सिविल और मिलिट्री। जैसे हमारे राजस्थान में जोधपुर है एरिया, जोधपुर का जो एयरपोर्ट है ना, वो ड्यूल यूसेज है। शांति काल में तो सिविलियन यूज के लिए, जनता के नागरिकों के लिए यूज के लिए, परंतु जब भी संघर्ष का समय आता है, जब भी युद्ध का समय आता है, ऐसी परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सर इसका उपयोग जो है मिलिट्री ही करे। ठीक है ना, गोज विदाउट सेइंग। जब जनता वहां रहेगी हजारों की संख्या में, तो वहां पे विनिर्माण भी करना होगा, टाउन्स भी बनेंगे, नगर भी बनेंगे। तो उसके लिए बोल रहे हैं कैंपबेल बे के पास में जो है ना, क्या बनाने वाले हैं, बड़ी सी एक टाउनशिप बनाने वाले हैं। और नेवल स्टेशन यहाँ पे बनाएंगे, नौसेना के अड्डे बनाए जाएंगे। जो आईएनएस बाज नेवल स्टेशन का यहाँ पे क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। बोले सर ऊर्जा कहां से लाएंगे, क्योंकि मुख्य भूमि से काफी दूर है, मेनलैंड इंडिया से काफी दूर है। तो बोले सर यहाँ पे ऊर्जा संयंत्र जो है, हम गैस ऊर्जा है, सौर ऊर्जा पर ये आधारित रहने वाले हैं। तो गोज विदाउट सेइंग, नए यहाँ पे ऊर्जा परियोजनाओं का भी सृजन, निर्माण और अपेक्षाएं रखी जा रही। क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट से काफी निकट है, जहां से यह कहा जा रहा है कि हर वर्ष 94,000 के करीब जो है जहाज यहां से निकल रहे। तो पूरे वैश्विक व्यापार का 1/3 30% के आसपास में जो है ग्लोबल ट्रेड, और 1/3 ऑयल ट्रेड जो है वो इस मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से निकलता है। चीन की जो है दुखती हुई रग है, और यहाँ पे हमारी सामरिक स्थिति, सामरिक उपस्थिति, प्रेजेंस होना अपने आप में जियोपॉलिटिकल एज देता है। भारत की सामरिक जो रणभूमि के अंतर्गत रणनीति में जो है कहीं अग्रणी रखता है। अब भारत की भू सामरिक शक्ति, जियोपॉलिटिकल मसल्स भी हैं। कोलंबो और पोर्ट फ्लैग से कहीं जो है सीधी स्पर्धा होने वाली है। तो कोलंबो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, श्रीलंका का है, और पोर्ट फ्लैग जो है आपके पास में जो आपके पास में मलक्का जलडमरू मध्य का क्षेत्र है। ठीक है ना, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच में। तो ये इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, सिंगापुर के साथ में और श्रीलंका के साथ में सीधा हमारा कंपटीशन करवाने वाला। अब देखो इसमें चुनौतियां क्या है और बाधाएं क्या आ सकती है। बहुत ही अच्छा सोचा है आपने, पर आप कह रहे हैं सर 100 स्क्वायर किलोमीटर, 130 स्क्वायर किलोमीटर जो है प्राचीन वन है, आपको वो हटाने होंगे, 10 लाख पेड़ काटने होंगे, तब जाकर के ये टाउनशिप है, तब जाके ये ऊर्जा संयंत्र है, तब जाकर के ये नेवल स्टेशन है, तब जाके ये ट्रांसशिपमेंट हब बन पाएगा। भैया ये चीजें अगर हमारे पास से एक बार गई तो फिर वापस लौटनी नहीं है। और इस परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वन कैसे हैं, सारे वन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, सुंदर, आपके पास भी इसको कहते हैं सदाबहार वन है। तो ये सदाबहार वनस्पति है, ये अपने आप में ही क्या है, बहुत ही रेयर वन वृक्ष होते हैं। तो ये वन क्षेत्रों का, प्राचीन वन क्षेत्रों का विनाश होगा। 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, दुर्लभ कई वन्य जीव है। गलेथिया बे में लेदरबैक टर्टल्स है, उनकी नेस्टिंग की साइट, उनके अंडे देने की साइट से, है ना, मेगापोड्स के आवास का खतरा है। तो ऑब्वियसली अभ्यारण्यों को डी नोटिफाई किया गया कि भैया अब वो अभ्यारण्य में संरक्षण नहीं होने वाला है, इनको डी नोटिफिकेशन किया गया है। तो सर ऐसे प्रोजेक्ट की एक बहुत ही भारी पर्यावरणीय और सामाजिक जो है जो कॉस्ट जो है वो हमें चुकानी पड़ेगी। यहाँ रहने वाली जनजातियां, जिसको हम पीवीटीजीज के नाम से भी जानते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि शोम्पेन, लास्ट मात्र 250 लोग इसमें शेष बचे। जरावा समुदाय के अस्तित्व और संस्कृति पर भी संकट है, खतरा है, क्योंकि जहां ये रहते हैं, जिन जंगलों में ये रहते हैं, इन प्राचीन जंगलों को आपने नष्ट कर दिया, वृक्षों को आपने काट दिया, ये अपना भरण पोषण, जीवन, आजीविका कैसे चलाने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव अपेक्षित है, एक डेमोग्राफिक शिफ्ट होने वाला है। वर्तमान जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 8,500 के आसपास में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक भारी वृद्धि भी है। तो ये कहा जा सकता है कि सर लगभग 2050 तक जो है 6.5 लाख संसाधनों पे यहाँ पे जो है अत्यधिक दबाव पड़ने वाला है। तो कहीं सोचिए, मात्र जनसंख्या है 8,000, वहां से सीधा आप जनसंख्या कर देने वाले हो अगले 20-25 सालों में 6.5 लाख। तो इतने यहाँ पे जो है प्रदूषण आने वाला है, पर्यटन आने वाला है, आवाजाही होगी, फुटफॉल होगा, कितना इसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो अपने आप में भविष्य में चिंता का विषय है। तो अब यहाँ पे दो तरफा आरोप लगाया जा रहा है। पहला आरोप क्या कहा जा रहा है दोस्तों आपके पास में कि सर ये जो जनजातियों का जो विस्थापन हो रहा है आपके पास में, हमारी जनजातियों को यहाँ से हटा करके दूसरे स्थान पे ले जाया जाएगा, उन्हें अपने मूल स्वरूप से, है ना, दूर किया जाएगा। और वो कहा जाता है जनजातियों के विषय में तो सर गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माय माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही। तो हो सकता है इनमें भी ये अलगाव को, असुरक्षा को और पहचान का जो एक खतरा हो सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो हो सकती है, वो इन जनजातियों के विमर्श
एक इनके जो मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। जनजातियों के अधिकारों का भी हनन बताया जा रहा है। यस सर, इनका जो पारंपरिक क्षेत्र जो था, आवास जो था, इनके लिए जो पर्यावरण है, इनके लिए जो वन है, इनके लिए उपवन है, पवित्र